हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन में। दोस्तों, आज से हम एक और नया सीरीज़, एक और नया सेगमेंट आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा पॉलिटी का सीरीज सेगमेंट, जिसमें आज का हमारा चैप्टर होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो आज हम इस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, सारे रिलेटेड फैक्ट्स, सारे डिटेल आज हम इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी के ऊपर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। देखा गया है 2010 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स राष्ट्रपति से उसमें ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस रहे हैं। तो हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, और मैंने बेहतरीन तरीके से सारे तथ्यों को इसमें एलेबोरेट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आए, आपको वो समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, फैक्ट्स आपको पसंद आए, जो कि सारे एम लक्ष्मीकांत के बुक से रिलेटेड हैं, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो हम जो भी बात करेंगे वो है भाग 5 के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि है भाग 5 में आता है संघ यानी यूनियन, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में इसमें बात होती है, और इसी में संघ में ही आते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति साहब। इनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये सब आप जानते ही होंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, यह अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो संघ के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अच्छा, कार्यपालिका क्या होता है? तो कार्यपालिका उसे कहते हैं जो सारे जो ऑर्डर्स पास होते हैं उसको जो क्रियान्वित करती हैं वो होते हैं कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं वो भी हम देख लें। तो कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं सारे कार्यपालिका से रिलेटेड लोग। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी? तो ये अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में विस्तार से बताया गया है। उसमें से मैं कुछ बातें आपको यहाँ बताना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई ऐसा बंदा भारत का नागरिक होना चाहिए तो ही वो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। उसका न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? वो है 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता भी उसमें होना चाहिए, यानी ये तीनों क्राइटेरिया वो फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके वो एक राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां देखिए इसमें कौन कौन से जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। राज्यसभा, लोकसभा प्लस एमएलए ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो हमारे अभी 28 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है। वो यूनियन टेरिटरी कौन कौन है वो भी देख लें। तो दोस्तों 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जितने कैंडिडेट होंगे उनको वोट देना होता है प्रायोरिटी के आधार पे। अब ये प्रायोरिटी के आधार पे क्या है ये भी हम समझ लें। तो दोस्तों प्रायोरिटी के आधार पे मान लीजिए कि हमारे 3 कैंडिडेट हैं, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी पाटिल और श्री रामनाथ कोविंद जी। तो जितने भी यहाँ वोट देने वाले जितने भी एमपीज होंगे वो वोट देंगे। देने के बाद देते समय वो वहाँ पे अपनी प्रायोरिटी बताएंगे कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा कैंडिडेट है। तो यही होता है, प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे इनको वोट देना होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो इनके
इलेक्शन में वोटिंग प्रक्रिया में ये लोग भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी पार्टी को, किसी भी सदस्य को किसी भी तरह का अगर शक हो, संशय हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी, इस पे फैसला देगी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया वो उसका फैसला फाइनल होगा। फिर इस पे कोई बदलाव और इस पे चर्चा होने की कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये प्रत्याशी को जमा करना होता है। यानी जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनको जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन को। यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि यह जब्त हो जाएगी। अगर जितने टोटल वोट्स पड़ रहे हैं उसका 1/6 भाग अगर वो प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो उनकी जो 15,000 रुपये की जमानत राशि है यह जब्त कर ली जाती है। इसी को कहा जाता है जमानत जब्त हो जाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि पद धारण करने की अवधि कितने दिनों की होगी, कब से कब तक की होगी, ये बताई गई है। यानी कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल होगा, यह उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। शपथ कौन दिलाता है ये भी हम जान लें। तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, हटाने का अब क्या प्रक्रिया है ये भी जरा हम जान लें। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। यह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61 में यह बताया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 में यह बताया गया है कि उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर उस पर आरोप हो कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है तभी उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, संविधान लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन में, ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ वहाँ पे याचिका दायर की जा सकती है, उनके खिलाफ शिकायत दायर की जा सकती है किसी भी सदन में, लेकिन उस सदन का 1/4 सदस्य उस शिकायत के लिए सहमत होना चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए राष्ट्रपति तो कोई गली का ऐसा घूमता हुआ कोई आवारा आदमी, कोई लड़का तो है नहीं। अब छोटा सा एग्जाम्पल आप लेके समझ लीजिए, अगर स्कूल में अगर कोई स्कूल का मॉनिटर है, उससे किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, अगर वो उसके बारे में शिकायत कर रहा है टीचर को, तो टीचर सीधी सीधी बात बोलेगी ना कि वो तो मॉनिटर है, तुम्हारी बातें मैं क्यों मान लूँ। कम से कम तुम 25 बच्चे, अगर 100 बच्चे हैं स्कूल में तो तुम 1/4 यानी 25 बच्चों का रिटन सिग्नेचर लेके आओ उनका नाम के साथ, तब मैं इस पर कुछ विचार करूँगी। ठीक है, तो यही चीज़ है, 1/4 सदस्य इसके लिए सहमत होने चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, महाभियोग चलाए जाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक है, 14 दिन पहले, महाभियोग चलाए जाने से 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना बहुत अनिवार्य होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि आज तक इंडिया में किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं चलाया गया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 56(1) यानी क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसे अपना अगर रिजिग्नेशन देना होगा तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 56(2) में ये बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को जैसे ही रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का मिलेगा वो तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत वो देगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद उपराष्ट्रपति पद को संभाल लेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित हो, ठीक है, वो भी उपस्थित नहीं हो, ठीक है, तो उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ तो आप लोग ये समझ गए कि अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके जगह तो उपराष्ट्रपति जी संभाल लेंगे पद को। ठीक है,
अगर वो भी नहीं है ना, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं यानी सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश इसके पद को संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, मान लो अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर इस पद को कौन संभालेगा? तो दोस्तों ऐसे हालत में अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज होंगे वो इस पद को संभालेंगे। ठीक है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके जस्ट नीचे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो संभालेंगे। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे लोग वैकेंट हों, कोई ना कोई रहेगा, तो ये टर्म चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, किसी भी हाल में 6 माह के भीतर राष्ट्रपति की रिक्त स्थान को खत्म करके चुनाव कराना अनिवार्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो वो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता है। 6 माह के भीतर किसी भी हाल में उसके लिए इलेक्शन करवा के राष्ट्रपति को नॉमिनेट करना होगा, इलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम बात करेंगे आगे राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, इसमें हम बात करेंगे। तो राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, पहले हम ये देख लें। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। AGI यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है या वीटो लगा के उसे रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात यहाँ वीटो की हुई है, तो वीटो कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम जान लें। काफ़ी बार आप लोगों ने इस शब्द के बारे में सुना होगा। तो वीटो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और एक वीटो काफ़ी चर्चा में होता है जिसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये आप जान लें कि पॉकेट वीटो की सिर्फ चर्चा हम करते हैं, संविधान में पॉकेट वीटो के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, ज्ञान यांत्रिक, विधेयक को यह रोक सकता है एब्सोल्यूट वीटो के द्वारा। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या करते हैं राष्ट्रपति कि कोई अगर उनके पास कोई अगर विधेयक आया, ठीक है, तो उसको वो देखेंगे, अगर उनमें उनको कुछ त्रुटियां कुछ खामी लगी तो उन्हें वो वापस भेज देंगे पुनर्विचार करने के लिए, यानी उसको दोबारा से आप सही करके लाओ भाई, इसमें कुछ कुछ कमियां हैं, इनको सही करके लाओ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है दोस्तों, अगर मंत्रिमंडल ने बिना एडिट के बिना कुछ किए वैसे के वैसे ही वापस से वही विधेयक उनके सामने रख दिया तो फिर प्रेसिडेंट बाध्य होगा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, फिर उसे हस्ताक्षर वहां करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां हम बात करते हैं पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो क्या है? ठीक है, तो 1983 में ज्ञानी जैल सिंह के सामने मंत्रिमंडल ने उस समय के डाकघर अधिनियम, डाकघर जो विधेयक है वो उनके सामने उन्होंने पेश किया था और ज्ञानी जैल सिंह ने ना उसे पुनर्विचार के लिए भेजा, ना उस विधेयक को रोका, उन्होंने उसको बिल्कुल साइड में रख दिया, उन्होंने उस पर कुछ बात ही नहीं की। ठीक है, तो एक सेशन निकला, 2 सेशन निकला, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते 6 महीने जब बीत गए तो 6 महीने बीतने के बाद पत्रकारों ने उसके बारे में बात किया था और पत्रकारों ने एक शब्द बोला था, द प्रेसिडेंट हैज़ यूज देयर पॉकेट वीटो। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ यूज देयर पॉकेट वीटो। तो यहाँ पे पत्रकारों ने ये शब्द दिया है पॉकेट वीटो। यहाँ कहीं संविधान में ये पॉकेट वीटो के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ये पत्रकारों के द्वारा दिया गया शब्द है जो कि 1983 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाकघर अधिनियम को उन्होंने बिल्कुल ही फंसा के रख दिया था। तो इस संदर्भ में पत्रकारों ने ये बात कही थी।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यह किसी भी बिल को लौटा सकते हैं सिवाय मनी बिल के। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर कोई मनी बिल है, धन विधेयक है, उसे ये वापस नहीं भेजेंगे, उसे ये जरूर से जरूर साइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात एक है कि कोई भी धन विधेयक हो, कोई भी धन विधेयक हो, वो अगर संसद में पेश होने वाला है तो संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही उसे पेश किया जाता है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के उसे पेश नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद है तो आर्टिकल 108 उन्हें ये पावर देता है कि वो राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 123 ऑर्डिनेंस के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 123 ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश संसद के अनुपस्थिति के दशा में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब यह अध्यादेश क्या है ये भी हम जान लें। तो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ संसद में 3 सत्र चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो सेशन चलते हैं संसद के, वो हैं विंटर सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं हम ऑर्डिनेंस के बारे में। तो जैसे मान लीजिए हमारे जो 3 सेशंस हमारे संसद के हैं, वो उनके बीच में जो कार्यकाल का जो गैप होता है, मान लो उस गैप में देश को ज़रूरत है कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी कानून बनाने की, और उस समय संसद का कार्यकाल निलंबित है, चल नहीं रहा है, तो उस समय जो हमें कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है, तो उस समय तो अब ऐसा तो नहीं है संसद के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो गली के कोई लौंडे लपाटे हैं कि एक सीटी मारा और गली में 10 लड़के इकट्ठे हो गए, वो वाली बात तो है नहीं। इसके लिए खर्च लगता है, संसाधनें लगती हैं, तो काफ़ी सारा मैन पावर लगता है, तो ऐसे ही सेशन तो बुलाया नहीं जा सकता। तो अगर उस समय अगर तत्काल रूप से किसी कानून की ज़रूरत है तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 123 ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास करने का शक्ति देता है राष्ट्रपति को, जो कि कोई भी कानून पे सिर्फ उसके हस्ताक्षर हो जाए तो वो कानून तुरंत के तुरंत लागू हो जाएगा, चाहे उस समय संसद का सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, वो आप लोग जान लें। ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी अध्यादेश, कोई भी ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति ने पास किया है बिना संसद के पास हुए, सिर्फ राष्ट्रपति के साइन से अगर कोई कानून, कोई अध्यादेश पास हो गया, वो कानून बन गया है, तो अगर संसद का जब सत्र स्टार्ट होगा, ठीक है, तो संसद का सत्र स्टार्ट होते ही अगर 6 हफ्ते के अंदर, संसद का सत्र स्टार्ट होते ही अगर 6 हफ्ते के अंदर उस पर अगर दोनों सदनों में अगर वो बिल पास नहीं होता है, अगर उस पर सहमति नहीं बन पाती है, तो वो कानून तभी के तभी वहीं पे रद्द हो जाएगा, वहीं पे वो कानून कैंसिल हो जाएगा, चाहे कितनी भी उसकी वैलिडिटी बाकी हो। जैसे कि अगर कोई भी अध्यादेश अगर जारी होता है, राष्ट्रपति जारी करता है, तो उसका जो ड्यूरेशन होता है, वैलिडिटी होता है, वो 6 मंथ होता है। 6 मंथ तक ये अध्यादेश जारी रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आज डेट है अप्रैल 27, ठीक है, अप्रैल 27 आज डेट है, और आज कोई कानून बन गया और मई में सेशन स्टार्ट हो रहा है, और मई में संसद में इस कानून को मना कर दिया गया, वहाँ पे ये पास नहीं हो पाया, तो वो मई में ही वहीं के वहीं ये कानून खारिज हो जाएगा, चाहे भले ही अभी 5 महीने इस ऑर्डिनेंस के क्यों ना बाकी हो, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट इसमें वीडियो में। तो किसी भी अध्यादेश को संसद की बैठक शुरू होते ही ये भी जान लें कि 6 हफ्ते के अंदर इसको पास कराना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट जो बात आती है, जब यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसी भी अध्यादेश की अधिकतम वैलिडिटी कितनी होगी, अधिकतम यहाँ बात की जा रही है, मैक्सिमम जो यहाँ वर्ड है अधिकतम यानी मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों, अधिकतम जो यहाँ वर्ड है यानी मैक्सिमम।
तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे, मैक्सिमम वर्ड पे ध्यान देंगे। जब भी मैक्सिमम यानी अधिकतम वैलिडिटी की बात होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मंथ 6 वीक। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 6 महीने और 6 हफ्ते किसी भी अध्यादेश का मैक्सिमम वैलिडिटी होती है। और अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि किसी भी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, अगर सीधे सीधे अवधि के बारे में बात हो तो हम यहाँ पे बोलेंगे 6 मंथ की वैलिडिटी होती है किसी भी अध्यादेश, यानी किसी भी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 मंथ होती है। क्लियर? बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है दोस्तों, तो जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अब हम इस बारे में कुछ बात कर ले। जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये जुडिशियल पावर जो देता है प्रेसिडेंट को, ये आर्टिकल 72 में ये पावर इन्हें मिलता है। ठीक है, और इस पावर में क्या क्या आता है ये भी हम जान लें। तो इस पावर के तहत प्रेसिडेंट जो है किसी भी दोषी का सज़ा कम कर सकते हैं, सज़ा बदल सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, सज़ा बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए कि सज़ा माफ़ करने से मतलब क्या है, ये क्या कर सकते हैं। अब जैसे अजमल कसाब जैसा कोई टेररिस्ट अगर ये दया याचिका इनके सामने पेश करे, और क्या उनको ये माफ़ कर सकते हैं, उसको ये माफ़ कर सकते हैं। मतलब माफ़ करना मतलब कि बिल्कुल पहले वाली स्थिति में ला देना, वो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह एक आम जिंदगी वो व्यतीत करेगा। माफ़ करने का मतलब ये होता है बिल्कुल माफ़ कर देना, उनका बिल्कुल सज़ा ख़त्म, वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, पहले वाली ज़िंदगी उनकी शुरू हो जाएगी। तो क्या ये कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये कर सकते हैं। ये चाहे वो अजमल कसाब ही क्यों ना होता, अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो उसका सज़ा ये माफ़ कर सकते हैं। फिर संविधान का कोई कानून इसे सज़ा नहीं दे सकता था। तो इनके पास ये पावर है कि किसी का भी ये सज़ा माफ़ कर सकते हैं, उसको बिल्कुल पहले वाली स्थिति में वो लाके दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ सैन्य अदालतों में भी लागू होंगी। यानी जो आर्मी कोर्ट जो होते हैं, आर्मी का अलग कानून होता है, अलग कोर्ट होता है, उसमें भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ वहाँ लागू होंगी। आर्टिकल 143 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श की अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार इन्हें दिया गया है। किसी कानून पे, किसी भी देश में कोई कानून अगर बदलना है या किसी कानून का कोई ड्रॉबैक है, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, तो ये आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को इतनी ताकत दी गई है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, थल सेना और वायुसेना तथा नौसेना, इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। चीफ कमांडर ये होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि था प्रेसिडेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी भी देखा हमारा प्रेसिडेंट के ऊपर ये पॉलिटी का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे से लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।